हाँ जी दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक। ठीक है, चलिए आज हमने शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है मेरे बेटा ओवरहेड में ही मशीन आर रेट। मशीन आर रेट, इसे हम कहते हैं MHR, मशीन आर रेट MHR। देखो ऑब्वियस बात है, वैसे अगर मैं बात करने बैठूं तो ये ऑलरेडी तुमको आता है। इसके बीच में हमने थोड़ी बहुत चर्चा ले भी ली थी, मतलब क्वेश्चन के अंदर आ गई थी, कोई स्पेशली हमने इसकी चर्चा नहीं करी थी। आज हम स्पेशल चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मशीन आर रेट का मतलब बेसिकली होता है, ये एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, हम इसके बेस मशीन आर रेट की एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ये सही कह रहा हूँ, ये एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने वाला एक रेट। बोलो हाँ, ये ना, ये नॉर्मल सी बात हमें पता लग ही रही है कि मशीन आर रेट कहाँ पे कैलकुलेट होगा। मतलब जो एंटिटी है ना, एक होती है कि जिसमें लेबर इंटेंसिव होती है, एक है मशीन इंटेंसिव जो कंपनीज होती है, मतलब जहाँ पर ज़्यादातर वर्क क्या होता है, मशीनरी बेस्ड होता है। अब हम MHR निकाल सकते हैं। हाँ ये ना, मतलब ये कहाँ पे निकल सकता है, एंटिटी बेस्ड ऑन मशीनरी, मतलब वो कंपनियां या वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जहाँ पर मशीनरी वर्क ज़्यादा होता है। हाँ ये ना, मतलब मैनुअल वर्क कम होता है, तो हम MHR निकाल सकते हैं। MHR का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से ओवरहेड पर आर ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन के एक घंटे का रेट, मशीन के एक घंटे का रेट पर आर ऑफ मशीनरी। मतलब मशीन अगर एक घंटे रन कर रही है, आए ना, ठीक है ना, ओवरहेड ओवरहेड incurred by machinery by running 1 hour। मशीन अगर एक घंटे काम कर रही है, मशीन के एक घंटे चलने से कितना ओवरहेड पैदा हो रहा है या हो सकता है, दोनों बातें हैं। ठीक है ना, तो यानी कि हम उसे बोलेंगे मशीन आर रेट। अब वैसे बात है, मुझे इसका फॉर्मूला समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे फॉर्मूले की बात करनी है तो मशीन आर रेट में ऐसे कह सकता हूँ कि एक तरीके से बजटेड बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। मतलब मेरी मशीन कितने घंटे चलेगी आने वाले साल में, आने वाले किसी पीरियड में, और उस टाइम पीरियड में कितना ओवरहेड होगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर ही नहीं है, बस बात खत्म हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या पता लग जाएगा, हमें एक घंटे का एक रेट पता लग जाएगा पर मशीन आर, हमें पता लग जाएगा। अब एग्जांपल अगर मान के चलो कोई प्रोडक्ट एक्स है, कोई प्रोडक्ट एक्स है, एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ, बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना, वो कितने घंटे लेता है मशीन से, है ना, उसे 4 आवर्स लगते हैं, 4 मशीन आवर्स चाहिए उसे। कितने चाहिए, प्रोडक्ट एक्स को बनने में 4 मशीन आवर्स चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ कि भाई 4 मशीन आर चाहिए इनटू मशीन आर रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब एग्जांपल चलो ले लेते हैं यहाँ पर कि मेरे यहाँ पर 5 रुपये निकल कर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 4 इंटू ₹5, यानी कि 20 रुपये। बोलो हाँ ये ना, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से किसी भी यूनिट को, मतलब प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट बनाने में
₹20 का ओवरहेड आता है, ओवरहेड आता है डायरेक्ट खर्चों के अलावा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा इतना ओवरहेड आता है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ या ना? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है? ठीक है, तो यानी कि हम अपने ओवरहेड्स को किसके बेस पर कवर अप कर रहे हैं? मशीन आर के बेस पर कवर कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? बोलो हाँ या ना? आया समझ में नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना, वैसे तुम्हारे सिर्फ थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता और आता भी नहीं, मैं आपको बता के चलूँ कि एक तरीके से क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ, ये लिख लो, टू टू टाइप्स ऑफ मशीन आर रेट होते हैं। कितने तरीके के मेरे बेटा जी? दो तरीके के मशीन आर रेट होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, दो तरीके के मशीन आर रेट होते हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बोलो हाँ या ना? बेटा एक क्या होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट मशीन आर रेट, समझ गए? शॉर्ट में लिखा है मैंने। और बेटा एक होता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव, क्या बोला बेटा मैंने? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट मशीन आर रेट और एक होता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। मैं तुम्हें पहली बात क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो तुम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे ना तो कॉम्प्रिहेंसिव ही निकालते हो। बोलो आएगा ना? मतलब एक तरीके से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तुम्हारा वो कॉम्प्रिहेंसिव का ही आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और कॉम्प्रिहेंसिव ही बेटर है, आपको पता कि चलो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि डायरेक्ट मशीन आर रेट क्या होता है, थोड़ा हमें बता दो। इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसमें फॉर्मूला क्या लगा, देखो मशीन आर रेट हम क्या लेते हैं, ओवरहेड, एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आर, ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आर। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, खाली ये जो ओवरहेड की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, ये जो ओवरहेड की बात हो रही है, यहाँ पे कौन से ओवरहेड की बात हो रही है? ओनली ओवरहेड which are directly connected with ऑपरेटिंग ऑफ मशीन। समझ गए? हाँ, डायरेक्ट ओवरहेड कह सकते हो, मतलब एक इसे डायरेक्ट ओवरहेड तो नहीं कहते, डायरेक्ट ओवरहेड कोई मतलब टर्म ही नहीं होती, मतलब यहाँ पर एक वर्ड ही आ रहा है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब अगर मशीन चलेगी तो ये ओवरहेड आते हैं, अगर ये मशीन नहीं चलेगी तो ओवरहेड नहीं आते हैं। एग्जाम्पल लाइक पावर, ये मशीन चलेगी तो, फ्यूल, मशीन चलेगी तो, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? और ऐसे रिपेयर भी, भाई रिपेयर का भी यूज होगा, रिपेयर मेंटेनेंस, मशीन चलेगी तो आएगा ना? क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? या मशीन के ऊपर लगने वाला इंश्योरेंस ले ही नहीं है, डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं। अब तुम यहाँ जो दिमाग लगा रहे हो डेप्रिसिएशन को लेके, वो जो तुम दिमाग लगा रहे हो वो लगा रहे हो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, भाई नहीं चलेगी तो भी डेप लगेगा। बट ये डेप्रिसिएशन को लेके दो सोच है, बताऊंगा अभी मैं। बात क्लियर हो गई? फिलहाल अभी मान लो कि डेप्रिसिएशन तभी लगता है जब मशीन चलती है। समझ गए? बात डेप्रिसिएशन को लेकर सोच है, उस सोच में साझा करूंगा तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो यानी कि अगर यहाँ ओवरहेड लिए जा रहे हैं तो कौन से लिए जा रहे हैं? खाली वही ओवरहेड लिए जा रहे हैं जो मशीन की वजह से पैदा हो रहे हैं। ठीक, ओवरहेड ओवरहेड मशीन ओवरहेड कह सकते हैं आप इसे, क्या कह सकते हो? मशीन ओवरहेड। सही बात है, मशीन ओवरहेड डिवाइड मशीन आर। ये बात क्लियर हो गई? यानी कि एक तरीके से सिर्फ मशीन के ओवरहेड को प्रोडक्ट में एलोकेट करने के लिए ये रेट निकाला जाता है। दोबारा बोल देता हूं, मशीन के ओवरहेड को प्रोडक्ट में एलोकेट करने के लिए ये रेट निकाला जाता है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी आई? आगे बढ़ जाए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, जबकि पता क्या होगा, यहां पर क्या होता है, जो मैंने बोला ये प्रैक्टिकली तुम्हारे में आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पर मशीन आर रेट कैसे निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर खाली मशीन ओवरहेड नहीं लिए जाते, यहाँ पे ओवरहेड ले लिए जाते हैं। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? एक तरीके से कह सकते हैं
कि all overheads रिलेटेड विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझ गए भाई? ऑब्वियसली बात है ना, दिमाग लगाओ कि जिस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही मशीन होगी, यानी कि पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड ले लिए जाते हैं। आया समझ में? नहीं आया? और उसको डिवाइड कर दिया जाता है मशीन आवर रेट पे। एक्चुअल में अब तुम मुझे बताओ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जिसकी हम बात करते थे वो ये है या ये है? ये बताओ। जिसके अब तक हमने बात करी वो यही है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता था, प्रोडक्शन, हम जो अपनी शीट बनाते थे पूरी की पूरी, उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड की तो खर्चे निकालते थे सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट करके। ऐसा करते थे नहीं करते थे? बोलो हाँ या ना। और उसको डिवाइड कर देंगे मशीन आर से, तो हमारा मशीन आर का एक रेट निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? तो यानी कि अगर मैं ऐसा कह सकते हैं, इन सच रेट all overhead whether related with running of machine or not will be, जब वो मशीन के चलने से रिलेटेड हो या ना हो, वो कंसिडर करे जाते थे। समझ गए? बोलो हाँ या ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल, सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, ठीक है ना, ETC। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? कोई दिक्कत तो नहीं आई? आया? तो दो तरीके के होते हैं। मैंने क्या बोला, ये सिर्फ और सिर्फ ये बात मैंने बेटा इसलिए बोल दी क्योंकि तुम्हारे में एमसीक्यू भी आता है, तो पता लगे एक आता है एमसीक्यू पढ़ाओ मिल गया इनसे रिलेटेड, तो तुम लिख दोगे इसी एमसीक्यू में। समझ गए? प्रैक्टिकली जो तुम्हें क्वेश्चन आएगा वो ऑब्वियसली बात है कॉम्प्रिहेंसिव पे ही आएगा, क्वेश्चन भी उसी के छपे हुए हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आओ, इसको समझाने से पहले ना मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ, जैसे समझो। यानी कि एक्चुअल में पता क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव में ना, कॉम्प्रिहेंसिव में one machine will be treated as cost center। इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन मशीन भी लिख सकते हैं या ईच मशीन भी लिख सकते हो, है ना, बल्कि यहां पे लिख सकते हैं ईच मशीन ज्यादा बेटर है। क्लियर ही नहीं है? ईच मशीन। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज कर लिया ईच मशीन। अब आपको क्या ईच मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ऑब्वियस से बात है, किसी फैक्ट्री के अंदर जो छोड़ना है कि एक ही मशीन होगी, एक साथ मशीनें भी तो हो सकती हैं। तो इनकी हम क्या करेंगे, अगर अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग मशीनें हैं, तो अलग अलग मशीन आर रेट निकलेंगे। बिल्कुल अलग अलग मशीन आर रेट निकलेंगे। प्रोसेस यही कहता है। तो इनके पता क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड देख रहे हैं बेसिकली, तो हर एक मशीन को क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सुन लो, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटर जो मल्टीपल कॉस्ट जनरेट कर रहा है। एग्जांपल की बात करके चलते हैं, जैसे मान के चलिए तुम्हारा कोचिंग है, अब इस कोचिंग में तुम्हें 3 कमरे नजर आ रहे होंगे। बोलो हाँ ये ना, देखा जाए तो चलिए कितने कमरे नजर आ रहे हैं, और इनमें 3 कमरे नजर आ रहे हैं, एक ये रहा बड़ा रूम, एक उधर की तरफ छोटा रूम, और एक ऑफिस वाला एरिया। ऐसा कह सकते हैं? बोलो हाँ। तो मतलब मैं अपनी कोचिंग को ना 3 कमरों में डिवाइड कर सकता हूँ। बोलो हाँ ये ना। यानी कि ये तीनों अपने आपस में क्या है, कॉस्ट सेंटर है। क्या है मेरे बेटा जी? कॉस्ट सेंटर है। क्लियर नहीं है? क्या ये कमरा कॉस्ट क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और मल्टीपल तरीके की कॉस्ट क्रिएट कर रहा है? बोलो हाँ या ना। ऐसे वो कमरा भी और ऐसे ऑफिस भी। और अगर देखा जाए ज्यादातर क्लासेस इस कमरे के अंदर होती है, तो ज्यादा कॉस्ट कौन से कवर कौन क्रिएट करेगा, ये वाला कॉस्ट सेंटर कवर करेगा। इट्स लाइक अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बोलो हाँ या ना। सही बात है नहीं है? और वो थोड़ी कम करेगा, और ऑफिस एरिया तो और कम करेगा कॉस्ट क्रिएट। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? क्लियर ही नहीं है? इसे कॉस्ट सेंटर कहते हैं। कॉस्ट सेंटर का मतलब है जिसके अंदर क्या है, बंचेस ऑफ कॉस्ट आ जाती है। तो हर मशीन को कॉस्ट सेंटर बोल दिया जाता है। मतलब मशीन एक कॉस्ट सेंटर की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि हम मान के जाते हैं मशीन के 1 घंटे में मल्टीपल कॉस्ट क्रिएट हो रही है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? ठीक है, आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ना, सुनो, अगर मैं इस वाले डायरेक्ट मशीन आर की बात करूं,
तो यहाँ मशीन को कॉस्ट यूनिट माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? कॉस्ट यूनिट। जोर से बोलो, क्या माना जा रहा है? कॉस्ट यूनिट। बोलो, क्या माना जा रहा है? अब तुम कहोगे सर ये क्या है? ये कॉस्ट यूनिट क्या है? आप समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर मशीन को क्या माना जा रहा है? कॉस्ट यूनिट। क्लियर है नहीं है? ठीक है, ठीक है। इसे कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट यूनिट क्या होती है? कॉस्ट, जैसे कि देखो ये कमरा है, बोलो हाँ ये ना, इस कमरे के अंदर एक पैनल है, ये पैनल कॉस्ट क्रिएट कर रहा है, चाहे डेप्रिसिएशन कर रहा है, चाहे बिजली का खर्चा कर रहा है, या रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा है, बोलो हाँ ये ना, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। ये एक ऐसी यूनिट है जो कॉस्ट पैदा कर रही है। सामने तुम्हारे लैपटॉप है, यही कॉस्ट यूनिट है। वो एसी चल रहा है, कॉस्ट यूनिट है। वो कैमरा और ये डेस्कटॉप चल रहा है, ये कॉस्ट यूनिट है। यानी कि कॉस्ट सेंटर के अंदर ही कॉस्ट यूनिट होती है। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर नहीं है? जब मल्टीपल कॉस्ट यूनिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? कॉस्ट सेंटर पैदा हो जाता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो ये वाली बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। हाँ, और यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो भी खर्चा पैदा हो रहा है वो मशीन की वजह से पैदा हो रहा है। आया समझ में? आया? ठीक है, क्लियर है ये नहीं है? मतलब इसके पीछे भी तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? आगे चले, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ, कहानी सी बताता हूँ तुम्हें। देखो इसमें मुझे बताने वाली बात कुछ भी नहीं है। मशीन आर के बाद इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? चलो अब देखो, इसमें नॉर्मली अगर मैं बात करके चलूँ, एक नॉर्मल से बात बता के चलते हैं कि यहाँ पे बात आती है हाउ टू कैलकुलेट मशीन आर रेट। नॉर्मली मशीन आर रेट कैसे निकाला जाता है? एक पॉइंट यहाँ पे आके अटक जाता है हमारा। हाउ टू कैलकुलेट मशीन आर रेट। मशीन आर रेट को नॉर्मली कैसे निकाला जाता है? बात क्लियर होगी नहीं होगी? देखो मुझे बताओ फटाफट से, बहुत आसान है जो तुम बताते हुए चले आओगे। बताओ सबसे पहले स्टेप क्या करते थे तुम? बताओ बताओ। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड बिटवीन बिटवीन बहुत बढ़िया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ये बात सबको पता है? कोई नई बात बोली मैंने यहाँ? नहीं पता है तुम्हें? चलो फिर स्टेप 2 इसके बाद आता था, ठीक है ना? स्टेप 2 क्या होता था? अपोर्चमेंट। हाँ, रिअपोर्चमेंट भी कहते हैं, रीएलोकेशन भी कहते हैं। ये प्राइमरी होता है। अभी देखियो, अपोर्चमेंट ऑफ कॉमन ओवरहेड बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। बात समझ में आई नहीं आई? करते थे नहीं करते थे? आई है ना? इसको आप क्या कहते हो? ये तुम्हारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। वो तो एलोकेटेड होता था ना, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सब डिस्ट्रीब्यूट करती हो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? फिर क्या करते थे? बोलो फटाफट से। स्टेप 3 ये सब रीएलोकेशन कह लो या री अपॉर्चमेंट कह लो, अलग अलग नाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। या आप इसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, बात एक ही है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये बात ही नहीं है? क्लियर ही नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। इसके बाद आप नॉर्मली ओवरहेड निकाल देते थे। ऐसा करते थे नहीं करते थे? यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे। बताओ अगर मुझे यहाँ पर ओवरहेड निकालना होता था, क्योंकि अब तो सर्विस की कॉस्ट कहाँ गई है? प्रोडक्शन में।
हम क्या लेते थे, प्रोडक्शन के अंदर मशीन आवर लेते थे और मशीन आवर से डिवाइड कर देते थे और मशीन आवर रेट निकल जाएगा अगर हम बात करें तो। नॉर्मली क्वेश्चन में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक ही मशीन है, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो फिर बात एक ही मशीन के आवर ले लेंगे। बट जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही मशीन हो, मल्टीपल मशीन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब अपॉर्चमेंट हो जाएगा मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिटवीन machines which are working in such production department। सही कह रहा हूं, मतलब जो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही है मशीन, उनके अंदर उनको उसको बांट दो। क्लियर है नहीं है, क्लियर है। फिर तुम्हारा स्टेप 5, अगर मान के चलो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 3 मशीनें हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तीनों मशीनों में बांट दो। क्लियर है नहीं है, बेस पे बटेगा कितनी लगी थी, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, एस्टिमेट टोटल प्रोडक्टिव आवर्स फॉर ऑल द मशीन, जितनी मशीन प्रोडक्शन में क्या निकालो, और स्टेप 6 कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर ईच मशीन। कैसे निकालेंगे बोलो, जो भी तुमने ओवरहेड निकाले थे ओवरहेड अपोर्शन टू मशीन, मशीन को जितने ओवरहेड दिए गए हैं, सही बात बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर ऑफ मशीन। सही बोल रहे हो बेटा, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए अपॉन बी। अब तुम कहोगे ए अपॉन बी क्या है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, वो ये बहुत बढ़िया बोला तूने, ज़्यादा बेटर है। 4/5 कर दो, 4 क्या है ये और 5 क्या है ये, आया। तो कुछ इमेजिनरी फिर बात बनी नहीं बनी, आए ना। कुल मिला के प्रोडक्शन ओवरहेड तक तो मामला पहुंच जाएगा तुम्हारा। प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर जितनी मशीनें हैं, तो प्रोडक्शन ओवरहेड को अपनी मशीनों में क्या कर दो, प्रोडक्शन ओवरहेड को उनकी मशीनों में तोड़ दो, और हर मशीन की क्या करो, अलग अलग प्रोडक्टिव आवर निकाल लो और डिवाइड कर दो, मशीन रेट आ जाएगा हर मशीन का। क्लियर है ये नहीं है। अब यानी कि अब मान के चलो अगर कोई प्रोडक्ट 3 मशीनें मानी मैंने और प्रोडक्ट तीनों मशीन से होकर निकलता है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर मशीन में कितने घंटे ले रहा है, वो घंटे निकाल लो उनके, और हर पर्टिकुलर मशीन के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि हर प्रोडक्ट का पता लग जाएगा कितना ओवरहेड आ रहा है टोटल। क्लियर है नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने करे भी है। दोबारा बोलना है मुझे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मान के कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी मशीनें हैं, 3 मशीनें हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक है। तो मैंने बोला प्रोडक्शन ओवरहेड निकाल लिया आपने डिपार्टमेंट के, टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड निकाल लिए, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड को उन अपनी तीनों मशीन में तोड़ दो, किसी न किसी बेस पे तोड़ोगे आप, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है वर्किंग आवर्स के बेस पे तोड़ दो। क्लियर है नहीं है, उनको बाइफरकेट कर दो, जैसे भी बाइफरकेट कर सकते हो आप उन्हें, ठीक है। फिर क्या करोगे, अलग अलग मशीन के अलग अलग प्रोडक्टिव आवर्स निकालो, और ओवरहेड को प्रोडक्टिव आवर्स है, वही वाली बात है, ओवरहेड को मशीन आवर्स से डिवाइड ही कर रहे, वही बात बोल रहा हूँ यहाँ पर भी मैं, ठीक है। तो हर मशीन का अलग अलग रेट आ जाएगा। क्लियर है। मान लो कोई प्रोडक्ट एक्स था, वो मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन थर्ड, तीनों से होके गुजरता है, मतलब तीनों मशीनों का उसका अंदर इन्वॉल्वमेंट है।
तो हर मशीन में वो कितने घंटे लगा रहा है वो प्रोडक्ट, यही है, वो घंटे निकाल लो और उनके घंटों का रेट आपको पता ही है, तो घंटे और घंटों का रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उस पर्टिकुलर मशीन के द्वारा कितना ओवरहेड क्रिएट किया जा रहा है वो पता लग जाएगा। जब तुम टोटल करोगे मशीन 1 का, मशीन 2 का, मशीन 3 के ओवरहेड का टोटल कर दोगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना ओवरहेड क्रिएट हो रहा है बाय वन डिपार्टमेंट वो पता लग जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? इस तरीके से हम काम करते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है। और देखो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे आपको पढ़ाई जा रही है प्रैक्टिकली वैसे भी चलती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशंस, सही बात ही नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशंस। कई बार क्या होता है कि कई फैक्ट्री ओनर्स ऐसा भी कहते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं है, पहले बता के चल रहा हूँ, और ये किताबी ज्ञान प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट ऑडिट के अंदर इन चीज़ों का यूज होता है बेसिकली। जैसे मान लो अगर किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वन मशीन इज मोर क्रूशियल मशीन, वही एक मशीन है जो सारी करता धरता है, बाकी 2 मशीनें नॉर्मल है ना, तो 2 मशीनों के ओवरहेड को देखा ही नहीं जाता, 2 मशीनों के ओवरहेड को भी पहली मशीन पे ही थोप दिया जाता है। आप समझ गए मेरी बातों को? बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कह दिया जाता है कि 2 सिर्फ दिखाने की, मेन तो एक ही मशीन है हमारी, तो इनकी क्या करा, पूरा ओवरहेड क्या करेंगे उसी सिंगल मशीन के ऊपर एब्जॉर्ब कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, बोलो हाँ ये ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किताबी दुनिया और प्रैक्टिकल दुनिया थोड़ी अलग अलग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। मतलब हम जो सीख के जा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज अप्लाई कर देंगे फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री आउटलेट के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ऐसा जरूरी सिचुएशन को समझाता है कि भाई ये फैक्ट्री किस लेवल पे काम कर रही है, आगे ना। बिल्कुल डीप में बड़ी बड़ी ही कंपनियां जाती है एमएनसी टाइप की, जो कहती है कि बिल्कुल डीप में कॉस्टिंग करो, हमारी क्या करो, बिल्कुल डीप कॉस्टिंग करो। लेकिन जो लाला कंपनियां होती है वो कभी डीप में नहीं आती, कहती ऊपर ऊपर की कर दो बात करते। समझ गए मेरी बात? तुमको बता भी चुकी वाली बात, क्लियर है? आया यहाँ तक क्लियर मेरी कहानी? यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव आवर्स यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ पे शब्द, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे यूज हो रहा है प्रोडक्टिव आवर्स। तो देखो यानी कि अगर मैं फॉर्मूला बनाने बैठूं, अब तक की कहानी से तो बस मुझे एक ही चीज समझ में आई है, जितनी कहानी मैंने बोली है कि भैया आपने सिर्फ एक ही बात बताई है और वो है हमारा क्या, कुल मिला के ये ध्यान रखना ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, एमसीक्यू इससे कनेक्टेड पूछे जा सकते हैं आपसे, ये दिमाग लगाना है आपको। आपने हमें एक ही चीज बताई है और वो फॉर्मूला अभी तक क्या है, फॉर्मूला ही समझ में आया हमें पूरी कहानी में कि मशीन आर रेट कैसे निकलता है, कि भाई जो भी हमारे ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड, यानी कि देखो ऑब्वियस ही बात है। अच्छा क्या एक्चुअल मशीन आर रेट भी निकल सकता है? एक्चुअल मशीन आर और बजटेड मशीन आर रेट में अंतर क्या होता है, समझ गए भाई? बजटेड में बजटेड ओवरहेड लेंगे और बजटेड मशीन आर लेंगे, बोलो आएंगे ना। एक्चुअल में एक्चुअल ओवरहेड लेंगे और एक्चुअल मशीन आर लेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया था कि हम जितने भी रेट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, बजटेड बेस पे निकालते हैं। क्या बोलेंगे, बजटेड टोटल ओवरहेड, सही कह रहा हूं, डिवाइडेड बाय बजटेड, ये एस्टिमेटेड भी कह सकते हैं, मैं बजटेड लिख देता हूं, है ना, बजटेड प्रोडक्टिव मशीन आर इज इक्वल टू डैश 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 रुपीज मशीन के 1 घंटे का रेट आ जाएगा। सही कह रहा हूँ? यहां तक मेरी बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात में? तो यहाँ पर एक शब्द आ गया हमारा विच इज कॉल्ड प्रोडक्टिव आवर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बोल बराबर दे, मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिव मशीन आर। भाई मशीन आर का, प्रोडक्टिव मशीन आर का मतलब क्या होगा, क्लियर है? तो प्रोडक्टिव मशीन आर का मतलब ये है कि टोटल मशीन आर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन। समझ गए? क्लियर नहीं है? टोटल आइडल टाइम ऑफ मशीन, मशीन का टोटल आइडल टाइम क्या है, ठीक है। अब मन में एक सवाल आ जाएगा, ये आइडल टाइम क्या है?
ने आइडियल टाइम तो लिखा ही नहीं। टोटल आइडल आवर्स ऑफ मशीन, ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा ये आइडल आवर्स क्या है। आइडल आवर्स का मतलब क्या है कि मशीन खाली रही, ये बात है ना, मतलब चली नहीं। मतलब आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से मशीन के अनप्रोडक्टिव आवर्स जिसमें उसने कोई प्रोडक्शन नहीं करा। बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है। तो यानी कि मशीन के टोटल घंटे इतने थे, इतने घंटे तक मशीन चलती ही नहीं है, तो बाकी कितने घंटे तक मशीन चली वो पता लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव आवर। बोलो हाँ या ना। क्योंकि प्रोडक्टिव आवर्स में उन्हें प्रोडक्शन करी होगी, प्रोडक्टिव आवर्स में उन्हें प्रोडक्ट बनाए होंगे, तो प्रोडक्टिव आवर्स में ही हम क्या करेंगे, अपनी सारी कॉस्ट को कवर अप करेंगे। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। ये एक नॉर्मल लॉस होता है कम मशीन का, जो होता ही होता है बेसिकली। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करके चलते हैं। एक नॉर्मल से एग्जाम्पल बनाता हूँ फिर बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। मान लो टोटल मशीन आर, टोटल TMH ले लिया मैंने, एक मशीन पे, एक मशीन में एक दिन में 10 घंटे है मान के चलो, 10 आवर्स पर डे। मैं डे बेसिस पे ले रहा हूँ, कोई मंथ, कोई क्वार्टर, कोई हाफ ईयरली, मैं डे बेसिस पे बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि नॉर्मल आइडियल टाइम, समझ गए, NIT, नॉर्मल आइडियल टाइम लिख के दे दो, कभी कंफ्यूज हो जाओ। नॉर्मल नॉर्मल आइडियल टाइम, बात कर लो गई। मान लेता हूँ 1 घंटा है, नॉर्मल है ये, ठीक है ना, पर डे। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि अगर मैं माइनस करूं तो प्रोडक्टिव टाइम क्या निकल कर आएगा, 9 आवर्स। ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, इसे मैं अनप्रोडक्टिव बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही ना। मैं ये लिख के तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, जो मशीन ने कॉस्ट पैदा करी होगी ना, वो कॉस्ट 10 घंटे के लिए पैदा करी होगी। बोलो हाँ या ना, करी होगी नहीं करी होगी। भाई मशीनें 9 घंटे चली, उस 9 घंटे में तो कॉस्ट पैदा करी, लेकिन जो 1 घंटा खाली रही, उस 1 घंटे में मशीन ने कुछ ना कुछ कॉस्ट पैदा करी होगी, हाँ ना, चाहे वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, कुछ ना कुछ करा होगा, ये 100% गारंटी है, हाँ या ना, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो सारी कॉस्ट कवर करनी है ना, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट जो है वो किस घंटे में बन रहे हैं, 1 घंटे में, 10 घंटे में, 9 घंटे में, 9 घंटे में। तो मेरे पास जो प्रोडक्शन आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, बोलो हाँ या ना, वो इन घंटों में आ रहा है, देखा जाए तो क्लियर ही नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता नहीं, कह सकता हूं कि वी कवर ओवरहेड ऑफ 10 आवर्स इन 9 आवर्स। हमें 10 घंटों की कॉस्ट 9 घंटों में कवर करनी है, मैं ये तो बोलना चाह रहा हूं। इसलिए दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड बाय 9, कि हमें 10 घंटों का ओवरहेड लेना है और डिवाइड करना है 9 से। आया समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। कि प्रोडक्टिव क्यों लेते हैं मैंने वो बताया आपको, क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम में आउटपुट आएगा और आउटपुट के बेस पर ही हमें कॉस्ट एलोकेट करनी होगी। आया समझ में आया ना मेरी बात, बढ़िया। अब तुम्हारे मन में यहां तक क्लियर होगी बात, यानी कि अब कुल मिलाकर कहानी आगे समझते हैं। यहाँ पर कहानी क्या है हमारी, कि भाई ये जो कुल मिला के अनप्रोडक्टिव आवर हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं। पहला रीजन है रिपेयर मेंटेनेंस। अगर कोई मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे होगी तो वो कोई भी आउटपुट पैदा नहीं करेगी। एग्जांपल ले लेते, छोटा सा एग्जांपल, जल्दी से समझ में आ जाएगा। मेट्रो मेट्रो अब मेट्रो 24/7 तो चलती नहीं है, आपको पता है, लास्ट 11 बजे के आसपास की होती है, 12 मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, 12 बच्चा बोल रहे हो, 12 कह देते हैं, 12 बजे तक मेट्रो लास्ट चलती है ना। और सुबह शायद 6 बजे चालू होती है, 5 बजे, सुबह 5 बजे चालू होती है। इनकी 12 से 5 बजे तक 5 घंटे का जो टाइम है वो उसका थोड़ा क्या रिलैक्स खाली रहता है, वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, जितनी भी मेट्रो होती हैं सारी मेट्रो पटरियों पे नहीं दौड़ती हैं, आपको पता होगा,
आगे ना, कुछ स्पेयर में खड़ी रहती होंगी, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस पे भी खड़ी रहती होंगी, होता है या नहीं होता है? क्लियर नहीं है? अब जो मेट्रो रिपेयर मेंटेनेंस पे रिपेयरिंग चल रही है, धुलाई बुलाई चल रही है, साफ सफाई चल रही है उसकी, तो वो खाली है ना, उस टाइम पे तो पैसेंजर नहीं बैठ रहा ना उसके अंदर। बोलो हाँ या ना? मतलब कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रही ना, कोई रेवेन्यू तो जनरेट करके नहीं दे रही ना आपको। आया सही में नहीं आया? तो दिस इज कॉल्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो कोई मशीन अगर रिपेयर मेंटेनेंस पे है तो वो काम नहीं करती है। एक छोटी सी बात है ना, एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं किताबें छपवाता हूँ, वहाँ बड़ी बड़ी मशीन 3-4 मशीनें रखी हुई हैं, और मैं जब भी जाता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में एक मशीन उसकी रिपेयर पे रहती है। अब जो मशीन रिपेयर पे है ना, और मान लीजिए 2 मशीन काम कर रही है ऑलरेडी, और जब मैं उसे काम देता हूँ ना, क्लियर ही नहीं है, तो कहता है भैया कल मिलेगा परसों मिलेगा, क्योंकि एक मशीन रिपेयर पे है। तो उस समय प्रोडक्शन नहीं कर सकता ना, वो क्या हो गया? अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया मशीन का, और वो नॉर्मल टाइम है, हम उसे रोक नहीं सकते रिपेयर मेंटेनेंस को। सही बात है ही नहीं है? उसकी नीड है वो। आया? स्कूटी में ले लो अपनी, स्कूटी में, बाइक में, कार में, हर जगह जहां जहां मशीन होंगी वहां पे क्या होगा? रिपेयर मेंटेनेंस आएगा ही आएगा। क्या मेरी समझ में आई है नहीं आई? तो वो नॉर्मल आइडल टाइम है, हाँ या ना? दूसरा फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और बात बताता हूँ। एक होता है टाइम तुम्हारा सेटअप टाइम। क्या होता है बेटा जी? सेटअप टाइम। ये शब्द बड़ा कीमती है, सेटअप। देखो रिपेयर मेंटेनेंस तो नॉर्मली अनप्रोडक्टिव रहता है, ये तो हमें पता ही है, हाँ या ना? 2 रीजन है, रिपेयर मेंटेनेंस और सेटअप टाइम। अब ये सेटअप टाइम क्या होता है? मशीन को सेट करने का टाइम। बोलो हाँ या ना? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लियर नहीं है? कि जैसे कोई भी, जैसे उसे क्या कहते हैं, कपड़े, दर्जी, ठीक है ना? दर्जी होता है, दर्जी जब भी अपनी मशीन पर बैठता है तो एकदम बैठ के टक 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 चलाना शुरू कर देता है क्या? नहीं। वो भी तो पता है, वो पहले तो क्या करता है? मशीन को देखता है, ऐसे राउंड एक बार 2-4 बार ऐसे घुमा के देखेगा, और टाइट चल रही है, ग्रीसिंग करेगा, ऑयलिंग वॉइलिंग करेगा उसकी, करेगा नहीं करेगा? करता है नहीं करता है? अच्छा, उसके मशीन को जब उठाता है तो नीचे भी धागा लगता है, अगर धागे की वो रील खत्म होगी तो पहले वो रील बनाएगा, सही बात ही नहीं है? फिर वो रील लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? काम नहीं कर रहा अभी वो, अभी किसी कस्टमर के लिए काम नहीं कर रहा वो, कोई कपड़ा नहीं सिल रहा वो, अभी रील लगा रहा है उस मशीन में, हाँ या ना? ग्रीसिंग कर रहा है, ऑयलिंग कर रहा है, चला के देख रहा है 2-4 बार, हाँ या ना? अगर मोटर वाली है तो मोटर में ग्रीसिंग वगैरह कर देगा जिससे वो स्मूथ चले, कपड़ा खराब ना हो जाए मेरा, फ्लाई खराब ना हो जाए मेरी, ये बात ही नहीं है? और रील लगाएगा, पूरी रील लगा के उसका जगह जगह से तो तार फिराते हैं उसका, तुमने देखा होगा, है ना? बहुत छोटा सा आइडिया था, बच्चों को आइडिया होता है इसका। कितना छोटा एग्जाम्पल दिया मैं तुम्हें, तो उसमें समय लग रहा है ना? कि भाई उसे अभी कपड़े सिलने हैं, मतलब आउटपुट प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले, मतलब प्रोडक्ट के लिए मशीन चलाने से पहले मशीन को नॉर्मली रन करके देख रहा है वो, सेटअप करके देख रहा है वो, हाँ या ना? सही बात है या नहीं है? क्लियर है मेरी बात? तो ये भी क्या है? सेटअप टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम होता है, नॉर्मल आवर्स होते हैं। इनकी वजह से मशीन खाली रहती है, प्रोडक्शन नॉर्मल देती नहीं है। आया सही में नहीं आया? और ब्रेक टाइम वगैरह होते हैं, 10 घंटे का काम है और एम्प्लॉय जो है वो 1 घंटे का ब्रेक भी तो लेता है, वो टाइम भी जोड़ा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो टाइम भी लेते हैं, तो वो भी नॉर्मल टाइम वो भी नॉर्मल टाइम है, ठीक है ना? देखो, अब इसमें ना ये मशीन स्पेसिफिक नहीं है वो तू कह रहा है लेबर स्पेसिफिक हो गया, वो लेबर की वजह से पैदा हो रहा है बेसिकली, हाँ है ना? तो वो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हम अलग कैलकुलेशन लगा के चलते हैं, वो यहाँ पे नहीं लेते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली दुनिया में लेते भी होंगे। और ऑब्वियस बात है, जहाँ पर ज़्यादातर वर्क मशीन बेस्ड होता है वहाँ जरूर लेते होंगे। जो लेबर का 1 घंटे का, आधे घंटे का लंच होता है, वो मशीन को बंद करके जाता होगा, तब भी मशीन है खाली पड़ी रहती है, वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही, गलत कुछ नहीं है, वो एबनॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, वो खाली टाइम है बिल्कुल, है ना? वो हम नॉर्मली लेबर के अंदर काउंट कर लेते हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में मशीन के अंदर भी काउंट किया जा सकता है कि मशीन इस घंटे में भी नहीं चली क्योंकि लेबर लंच ब्रेक पे थी। समझ गए? बात क्लियर होगी ना कोई? ठीक है, ले सकते हैं। बट मैं वही बोल रहा हूँ अगेन, मुझे पढ़ाना किताबी ज्ञान है, मैंने मना कुछ नहीं करा आपको कि गलत बोला, तुमने सही बोला है बिल्कुल, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके पास 2 रीजन है। हाँ, क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? अब एक चीज लिखना जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना? नोट। की बात समझ में आ गया? सेटअप टाइम समझ में आ गया? रिपेयर मेंटेनेंस समझ में आ गया? ठीक है ना? लिख लो, लिखो।
assumption, assumption, until unless mentioned in the क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं, इट इज ऑलवेज assumed that number one, setup time is unproductive or it does not require assumption of power. जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा आप सेट टाइम क्या मानोगे, अनप्रोडक्टिव, और क्या मानोगे कि उसमें कोई पावर की बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये मान के चलोगे हमेशा। क्लियर है? अब यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है हमारा। क्लियर है कि यानी कि क्वेश्चन जो है वो सेटअप टाइम को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनकी क्वेश्चन जो है वो सेटअप टाइम को क्या कह सकता है, प्रोडक्टिव भी कह सकता है और भी कह सकता है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? प्रोडक्टिव भी कह सकता है और अनप्रोडक्टिव भी कह सकता है, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? क्लियर ही नहीं है? क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कह रहा तो हमेशा क्या मानोगे, मतलब बिजली यूज नहीं हो रही सेटअप करने में। जैसे मैंने बोला, मेरे को वो बात अलग है ना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, दोनों बातें हैं ना, एक तो बिजली वाला पॉइंट और अनप्रोडक्टिव। तो पहले मैं अनप्रोडक्टिव को बता रहा हूँ। क्वेश्चन तुम्हें क्या कह सकता है कि सेटअप टाइम को क्या मानो, प्रोडक्टिव, और क्वेश्चन क्या कहता है सेटअप टाइम को क्या मानो, अनप्रोडक्टिव, और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो क्या मानोगे, अनप्रोडक्टिव। क्लियर है ही नहीं है? ये बात क्लियर होगी नहीं हो गई? यहाँ पे लिख लो शॉर्ट में भी, इफ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो अनप्रोडक्टिव ही मानना है। बोलो आइए ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, मान लो आपको ना एक महीने की डेटा दे रखा है, एक महीने का डेटा दे रखा है कि टोटल मशीन आर, एक मशीन 300 घंटे है, 300 आवर्स इन अ मंथ, पर मंथ। समझ गए? एक मशीन के पास 300 घंटे हैं। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मान के चलो 20 आवर लगते हैं पर मंथ। समझ गए? बात क्लियर हो गई? और बोल दे सेटअप में, सेटअप टाइम मान के चलो 30 आवर्स का पर, कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, अब सवाल बता रहा, सवाल क्या पूछ रहे हैं तुमसे, कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट प्रोडक्टिव मशीन आर assuming that setup time is number 1, क्या
प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। आया समझ में नहीं आया क्वेश्चन मेरा? समझ गए? क्लियर है? तो देखो इसका आंसर कैसे करोगे? प्रोडक्टिव मशीन आर, बोलो इफ सेटअप टाइम इज इफ सेटअप टाइम इज, तो देखो टोटल मशीन आर कितने थे मेरे पास? 300। अभी तो प्रोडक्टिव है ना, ठीक है, ये अनप्रोडक्टिव रहेगा। चलेंगे देखो ओनली 300 माइनस 20, यानी कि जो हमारा प्रोडक्टिव आ रहा है वो 280 घंटे आएगा। आया? लिखेंगे इफ सेटअप टाइम इज अनप्रोडक्टिव, तो क्या लोगे? 300 रिपेयर मेंटेनेंस माइनस सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है, तो कितना आ जाएगा? आया समझ में नहीं आया? इसका अंतर है बस। कोई दिक्कत है इस बात में? क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप हमेशा ये वाला फॉलो करोगे। मतलब आपको जो डिवाइड करना है ना रेट में, मशीनरी रेट निकालने के लिए, वहां पे इसका यूज होगा सेटअप टाइम का। समझ गए? बोलो हाँ ये ना। क्लियर है ही नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो यहां तक आगे बढ़े। आगे बढ़े, सेटअप टाइम क्लियर हो गया? या फिर मुझे assumption नहीं डालनी चाहिए, नोट नहीं डालना चाहिए, यहाँ पे मुझे हेडिंग डालनी चाहिए थी सेटअप टाइम। तुम भी वही कर लो बेटा जिसमें बताएगा तुमने स्पेसिफिक बनाया सेटअप टाइम के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ पावर कंजम्पशन। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, कोई मशीन चलेगी तो पावर यूज होगी, सही बात है नहीं है? अब यहाँ पर दो बातें, इसमें पहले एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, इसमें पहले एग्जाम्पल बनाते हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल को कॉपी मारते हैं पहले तो, इतना। ठीक है, अब देखो बेटा मैं यहाँ पे मान लेता हूं क्वेश्चन में ऐसे दे देगा तुम्हें पावर कंजम्पशन 4 यूनिट इन अ आवर्स, 1 घंटे में 4 यूनिट कंज्यूम हो रही है, समझ गए? रेट ₹10 पर यूनिट, बस इतना ही बहुत है मान लीजिए। ठीक है, अब पावर कंजम्पशन की कैलकुलेशन कैसे करोगे? यहाँ पे लिख भी लेते हैं, कैलकुलेट टोटल पावर, टोटल पावर कंजम्पशन इफ सेटअप टाइम कंज्यूम्ड पावर, नंबर 2 नॉट कंज्यूम्ड पावर। क्या बेटे मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आसान है, तो कैसे निकालोगे? नंबर 1 बोलो,
अगर वो पावर यूज कर रहे हैं तो देखो देखो यहाँ लिखेंगे इफ सेटअप टाइम कंज्यूम्ड पावर, अगर वो पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पावर एक्सपेंस। देखो भाई 300 घंटों में 20 घंटे पावर कंज्यूम नहीं होगी, सेटअप में तो हो रही है ना, तो 200 घंटे पावर पावर यूज हो रही है, और 1 घंटे में कितनी यूनिट, 4 यूनिट, और 1 यूनिट का रेट 10 रुपये। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो फटाफट से। 11,200 भाई, तुम्हारे कहने पे लिख रहा हूँ मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट। नंबर 2, इफ सेटअप टाइम नॉट कंज्यूम पावर, अगर वो पावर यूज नहीं कर रहे तो पावर कितने घंटे यूज हो रही है, पावर एक्सपेंस, पावर ओवरहेड। भाई 20 घंटे रिपेयर में, 30 घंटे सेटअप में यूज ही नहीं हो रही पावर, मल्टीप्लाई 4 यूनिट इंटू ₹10, 10,000। समझ में आ गया। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोनों कैलकुलेशन अलग अलग हैं, ये अलग है और वो अलग है। मतलब भैया क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कि सेटअप टाइम क्या है, सुनो, सेटअप टाइम क्या है, प्रोडक्टिव है, और पावर भी कंज्यूम हुई है, बोलो आइए ना। ये क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कि सेटअप टाइम क्या है, अनप्रोडक्टिव है लेकिन पावर कंज्यूम हुई है। तो अनप्रोडक्टिव है तो प्रोडक्टिव आवर्स में माइनस कर देंगे, लेकिन पावर कंजम्पशन में कैलकुलेट करेंगे। आ रहा, सही नहीं आ रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार बच्चे किस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, वो बताना चाह रहा हूं। वो ये सोचते हैं कि जो मैंने ये निकाला है ना, इसके अकॉर्डिंग की पावर निकाली जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम प्रोडक्टिव आवर्स ये ले रहे हो डिवाइड करने में, लेकिन जो पावर कंजम्पशन निकाल रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो सकता है ना। तो ये चीजों को समझना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखेगा बकायदा, तुम्हें पक्का, तुम्हें कुछ तुक्का नहीं लगाना, क्वेश्चन बोलेगा। और आपको मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले मैंने असम्पशन दी है, क्या दिया असम्पशन, क्वेश्चन भैया कुछ ना बोले अंटिल अंटिल अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन, ये स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। क्या मानना, सेटअप क्या है, अनप्रोडक्टिव है और कोई पावर कंजम्पशन नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं अनप्रोडक्टिव मानूंगा और पावर कंजम्पशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइड भी इससे करूंगा और पावर भी इसकी निकलेगी। समझ गए ना, कोई दिक्कत, आ गया समझ में अच्छे से यहां तक, बढ़िया, ठीक है। अब इधर देख लो, वैसे मुझे इसमें ज्यादा बोलने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लिख देता हूं। जो बात अभी नयन ने बोली थी कि डेप्रिसिएशन तो तब भी लगता है जब मशीन नहीं चलती, क्योंकि जब मैंने डायरेक्ट MHR की बात बताई थी तुम्हें, डायरेक्ट मशीन आर रेट की बात बताई थी, तो आपने बोला था कि भाई डेप्रिसिएशन तब भी लगता है जब मशीन नहीं चलती, क्योंकि आप मशीन को जो ले रहे थे, जो तुमने सीखा हुआ है डेप्रिसिएशन, वो तुम उसके अकॉर्डिंग बता रहे थे। अब डेप्रिसिएशन ना कॉस्टिंग में 2 बेस पे लगता है, बदतमीजी हो रही है ना मेरे साथ। डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में 2 बेस पे लगता है, ठीक है। एक तो होता है टाइम बेसिस, जिसकी बात अभी नयन ने करी,
अगर एक टाइम बेसिस है तो दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, यानी कि इसे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कहते हो कि मशीन चले या ना चले, डेप्थ तो लगेगा ही लगेगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन बोल देगा, ज्यादातर एसएलएम में डब्ल्यूडी, ज्यादातर एसएलएम बोलता है, और एसएलएम में तुमको पता होगा, या तो क्वेश्चन में क्या दे देगा, रेट आए ना, एट द रेट, ये पर एनम बोल देगा, समझ जाना आप, समझ गए, क्लियर है। या हम निकालते हैं वही वाला फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, समझ गए, ये वाला फॉर्मूला लग जाता है हमारा, क्लियर है, ये नहीं है। लेकिन एक होता है एक्टिविटी बेस, एक्टिविटी बेस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से रनिंग बेस, समझ गए, किस बेस पे, रनिंग बेस पे, बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए मैं पहले बता के चल रहा हूँ आपको, आप कई सॉल्यूशंस को देखेंगे, कई बार आपको लगेगा कि टाइम बेस मतलब इसे फिक्स मानना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कहाँ डाल दिया, वेरिएबल में डाल दिया, समझ गए। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मुझसे आर्गुमेंट करने मत आना, पहले बताते रहो, क्योंकि मैंने बोल दिया है आपको ये वाली बात। कई बार तुमको क्वेश्चन लगेगा, तुम ये परसेंटेज दे रखी है कि भाई पर एनम का 1 साल का इतना है, समझ गए, 1 साल का डेप इतना लग रहा है, क्वेश्चन ऐसा बोल दिया, या आप लाइफ जो है वो जो डिवाइड कर रहे हो वो ईयर से डिवाइड कर रहे हो, लाइफ इन अ ईयर, समझ गए, तब 1 साल का डेप तुम्हें पता लग रहा है, तो तुम टाइम बेसिस पे लगाना, कोई चिंता मत करो, मत देखना सोल्यूशन को, टाइम बेसिस पे ठोक के आना, क्लियर है। वेरिएबल का मतलब है मशीन जितने घंटे चलेगी तो डेप लगेगा, तो यानी कि यहां पर फॉर्मूला क्या लग सकता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स, तुमने कोई मैंने पढ़ाया भी था तुम्हें, प्रोडक्शन आवर मेथड, तो वही है। तो जब लाइफ आर में होगी तो घंटों पे डैप है, तो मशीन के चलने पे डैप है, तो वेरिएबल माना जाएगा, मशीन चली तो डैप लगा, मशीन नहीं चली डैप नहीं लगा। लेकिन अगर तुम ईयर ले रहे हो तो तुम फिक्स कर रहे हो उसे, आया समझ में कि डैप लगेगा ही लगेगा, तो अपने आप को सही रखो, बात खत्म। तो विषय में तुम्हें क्या करेगा, भाड़ में जाने देना चीजों को। अगर तुम ऐसे निकाल रहे हो तो फिक्स में डाल देना आग मीच के, और ऐसे निकाल रहे हो, हाँ है ना, रनिंग बेस पे निकाल रहे हो तो वेरिएबल डाल देना, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। वो बात अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो जर्नल अनंशन होती है वो क्या होती है, वेरिएबल की होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है कि मशीन चलेगी तो डैप लगेगा, मशीन नहीं चलेगी तो डैप नहीं लगेगा, मशीन के चलने पे डैप है ना, गलत नहीं है, क्योंकि तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बन रहे हो, तुम सगे नहीं हो रहे कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इसलिए गलत बात लग रही है तुम्हें। अगर मशीन चलेगी तो डेप्थ तो फिर भी लगेगा ही, अगर आप बेचोगे तो हम ही लेंगे वो फाइनेंशियल्स का पार्ट है ना, तो कॉस्ट का ऐसा पार्ट नहीं होता, नहीं होता कॉस्ट में। कॉस्ट में क्या होता है, मशीन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट बनाएगी तो प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेगी, अगर प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो कैसे कॉस्ट कवर कर लो। और उसके अलावा मान लो कोई मशीन खरीदी साल तक रखते हैं तो उसका कॉस्ट, उसका वो प्रोडक्ट नहीं बनाया वो तो फिर तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस में चलेगा ना, दैट इज नॉट अ कॉस्ट। तो वो लिमिट लग उसे कैसे एब्जॉर्ब करोगे, जब तक तुमको काम ही नहीं कर रहे, मान लो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैं पढ़ा ही नहीं रहा, तो वो तो मेरी कॉस्ट क्रिएट हो रही है ना, मेरे लिए तो एबनॉर्मल खर्चा हो गया ना। और यहाँ पर फिर कॉस्ट अकाउंटिंग जो जी, ये क्वेश्चन ही अलग हो गया, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग काम ही नहीं करेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग काम कहाँ करती है, जहाँ पर काम हो, जहाँ पर कोई गुड्स या सर्विसेज हो, जब गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो कॉस्टिंग है, तो मैं कॉस्ट की तो उपस्थिति खत्म होगी ना वहां पर, वो है ही नहीं वहां, आए ना भाई। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट को एसरटेन करो, कॉस्ट को कैलकुलेट करो, नाउ कंट्रोल करो, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस तो यही है, कॉस्ट को एसरटेन करो, कैलकुलेट करो, निकालो, नाउ कंट्रोलिंग करो। मतलब तुम्हारे सर्विस का स्टैंडर्ड, तुम्हारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड वैसे ही रहना चाहिए लेकिन तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाए तुम्हारी, ये तो चाहता है हर कोई, हाँ है ना।
वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीजें है ही नहीं, कॉस्ट कैलकुलेशन तो हो रही है बट कंट्रोलिंग हो ही नहीं पाएगी। कंट्रोलिंग कैसे करोगे जब तुम काम करोगे? काम ही नहीं कर रहे तो क्या ही होगा? वो तो कॉस्ट क्रिएट होगी, पर वो आपके लिए एक तरीके से डिमोलिशिंग कॉस्ट होगी, मतलब एबनॉर्मल कॉस्ट में चला जाएगा आपको। समझ गए ना? उससे कुछ आउटपुट दिया ही नहीं ना उसने आपको। समझ गए? कितने जन क्लियर है यहाँ तक? आया? तो अगर ऐसा हो कि जैसे मान लो जितने मतलब डेप्थ कॉस्ट में चला गया, लेकिन अगर उसके अलावा फर्दर डेप्थ कोई बचा है तो वो पीएनएल में। हाँ बिल्कुल, अगर कवर नहीं हो रहा तो बाद में प्रोडक्शन बंद हो गई है तो, और वो मशीन अब आउटडेटेड है, उसे आपको हटाना है तो उसको आप जब अगर बेच के जितना कवर कर लोगे, बाकी तो आपका एबनॉर्मल कॉस्ट में चला जाएगा वो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है। अब इधर देखो, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना होता कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें किसी भी चीज का जजमेंट करने के लिए, मतलब उसका आंसर करने के लिए उसका रीजन जानना जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी पीछे तुमने क्वेश्चन करे है ना, पीछे लास्ट क्लास के अंदर आपने क्वेश्चन करे थे कि भाई जो अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड है वो तुम्हारी डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से पैदा हो रहा है, हाँ या ना? तो वो तुम्हारे लिए एबनॉर्मल कॉस्ट होगी ना। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग यही कहती है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो सीधा एक ही रास्ता दिखा देती है, कहाँ का? कॉस्टिंग पीनल का। नॉर्मल है तो कहती कवर कर ले, मतलब अपने कस्टमर से मांग ले, भाई सेलिंग योर सर्विस और प्रोडक्ट। आया समझ में नहीं आया? ठीक है ना? तो वो कहती पहले कारण दो, कारण क्या है? कारण तुम हो तो वो एबनॉर्मल है, कारण नॉर्मल है, मार्केट कारण है तो वो नॉर्मल हो जाता है। समझ गए ना? आ गया? तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, एक फॉर्मूला समझा दिया, प्रोसेस बता दिया, मीनिंग बता दिया, उसके अंदर की सारी बातें बता दी। अब बात कर लेते हैं इसके क्या, फॉर्मेट की। किसकी बात कर लेते हैं? फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। क्लियर है? देखो फॉर्मेट बहुत आसान है, इसमें ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। हाँ होता भी है, होता भी है, बिल्कुल होता है, ये तो अपने हाथ की बात है। यही होता होगा मुझे प्रैक्टिकली यही होता होगा, तो डायरेक्ट कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। देखो ऐसा होता है, लाला कंपनी ना कभी भी इस तरीके से काम ही नहीं करती, वो कभी एग्जैक्ट कॉस्ट निकालने की बात ही नहीं करती, वो एवरेज कॉस्ट पे काम करती है हमेशा, वो हमेशा एवरेज पे काम करती है। कोई भी इनिशियल लेवल का धंधा होता है ना, कोई भी इनिशियल लेवल का बिजनेस होता है, तो वो उसे हमेशा ये पता होता है कि मेरी एवरेज कॉस्ट क्या है, इतना तो मुझे चाहिए, है ना? एवरेज कॉस्ट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है ना? क्लियर? अब ओबवियस बात, या तो तुम एग्जैक्ट कॉस्टिंग करो, एग्जैक्ट कॉस्ट निकालो और फिर कैलकुलेट करो, समझ गए? उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग लो, समझ गए? कॉस्ट कंट्रोलिंग तभी होती है जब तुम पूरे उसके ऊपर काम करते हो, है ना? बट ये बताओ ना, कॉस्टिंग पे काम ही कौन करता है? बताओ, नहीं करता। कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मली काम नहीं होता। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर काम होना शुरू हो जाए तो मान लो जीडीपी कहाँ की कहाँ पहुंच जाए, काम ही नहीं होता कॉस्टिंग, कॉस्टिंग पे। हाँ ऑब्वियस बात है, यहाँ काम है, आउट ऑफ इंडिया पहुंच जाता है, वहाँ काम होता है। वहाँ पे जो लाला कंपनियां जो होती हैं 100 200 250 करोड़ में लगा लो, उनके डॉलर्स में लगा लो, तो वहाँ काम होता है, वहाँ इसको बहुत तगड़ा है। यहाँ पे काम है, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल में ठीक है, मैंने बोला ना जॉब में बढ़िया, प्रैक्टिसिंग में ठीक है, बस ठीक है, ओके है, तुम्हारे पास काम आ गया बढ़िया, तुम पे काम नहीं आया बेकार। तो दूसरा, बहुत रीजंस हैं बट अभी रिकॉर्डिंग पे तो मैं बोल भी नहीं सकता, बहुत सारी बातें होती है अंदर खाने की, तो रिकॉर्डिंग पे तो बताई भी नहीं जाती कि क्या दिक्कतें आती हैं प्रोफेशन में। है? नहीं नहीं, माइक म्यूटिंग है नहीं, पहले पढ़ा दूँ, ठीक है? बात क्लियर हो गई? बड़े लाला जी आ गए? चलो देखो, अगर ना यहाँ पर तुम्हें करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला प्रेजेंटेशन मैटर करती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्या होएगा,
हम यहाँ पे लेंगे स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग मशीन आर रेट। यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, फटाफट बोलो। और ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट वाला नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला ही है जो मैंने बताया था आपको, अमाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे लगेगी, इधर देखो, पहले देख लो फिर बात करेंगे। यहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड कॉस्ट विच इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ये इसका मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? मशीन चले ना चले फिर भी कॉस्ट आएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, कहीं पे तो लिख ही दूँ, बहुत लिख दिया मैंने मजाक मजाक में। ठीक है, देखो यहाँ पे दो दो तरह की कॉस्ट होती है, यहाँ पे लिखते हैं बल्कि हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव में बेसिकली। नहीं नहीं यार, जब लिख ही रहे तो सब लिख दो। यहाँ पे एक तो वेरिएबल कॉस्ट आती है, और यहाँ पे कौन सी कॉस्ट आती है? ये दोनों ही ओवरहेड लिए जाते हैं जो मैंने नीचे बोला, लिख दिया है यहाँ पर, मैंने बस लिखा नहीं था। ठीक है ना, वेरी विथ रनिंग ऑफ मशीन, जो मशीन के चलने से कांस्टेंट और लेवल विथ रनिंग ऑफ मशीन, ये सेम रहती है जब मशीन चले ये ना। समझ गए? चलो यहाँ आ जाओ। तो पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट में तुम्हें क्या क्या मिल सकता है? एग्जांपल जैसे कि रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लगा देना टाइम बेसिस। समझ गया ना? लाइटिंग चार्जेस। तो और भी हो सकते हैं फिक्स, मैंने मेन मोटा मोटा लिख दिया। तो देखो इनको टोटल कर दो, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे, बोलो फटाफट दे। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ब्रैकेट में ए। समझ गए? तो लेकर क्या करते, ए यहाँ नहीं लिखते, ए यहाँ लिख देते हैं। समझ गए? फिर लिखते हैं कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि रिपेयर, रिपेयर मेंटेनेंस हमेशा वेरिएबल मानना। रिपेयर मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल एंड डेप्रिसिएशन। एक्टिविटी बेस या रनिंग बेस, यूसेज बेस। समझ गए? कुछ भी कह सकते हो यूज होने पे। ये क्या आ जाएगा, बोलो फटाफट से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब ओवरहेड ही है ना? ठीक है लाला जी, अब निकालो टोटल ओवरहेड ए प्लस बी
इसे बोल दो सी, मशीन आवर्स। हाँ बेटा, कौन से लूंगा मशीन आवर? प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव। बहुत बढ़िया। इसे बोल दो डी, तो मशीन आर रेट बोलो सी अपॉन डी। आ गया? क्लियर है? देखो एक तो ये फॉर्मेट है, समझ गए? आप फॉर्मेट को लेके कभी कंफ्यूज मत होना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने करा क्या है। मैंने सारे खर्चे जोड़ दिए और लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब तुम अलग अलग किताबें देखोगे, हो सकता है मेरा मॉड्यूल भी देखोगे, हो सकता है अपना ही मॉड्यूल देखोगे, तो अपनी मॉड्यूल में तुम देखोगे तो एक पैटर्न पे सॉल्यूशन नहीं देखोगा, एक जैसा फॉर्मेट नहीं मिलेगा। क्या फॉर्मेट मिल सकता है? देखो, हाँ होता भी है, ऐसा नहीं है, कॉस्टिंग में नहीं है ऐसा। सारे एरिया के लोग हाँ ऐसा नहीं है जो तुम कह रहे हो, मैंने बोला ना। देखो ये जो अलग थलग करने वाली बात है ना कि इंस्टीट्यूट से अलग नहीं कर सकते, ठीक, कोशिश करो कि अगर आपको बुक का क्वेश्चन मिल गया तुम बुक वाले फॉर्मेट यूज कर लो, बट इस लगा तुम्हें थोड़ा रटना पड़ गया तुम्हें, है ना? हाँ, अब वो फाइनेंशियल में तो हो सकता है, कॉस्टिंग में नहीं हो सकता ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये स्टैंडर्ड ही है। अब देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको। ज्यादातर किताबों के अंदर मैंने जितना जज करा है ये वाला फॉर्मेट बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ओवरहेड टोटल कर दिए जैसा आपने करा, तो बात क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर, इसे बोल दिया इन्होंने बी। फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर मशीन आवर, कैसे निकाला? ए डिवाइडेड बाय बी, समझ गए? ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत? फिर ये जो वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं ना, ये देखो इधर देखते रहे ना, यहां तक मेरी बात क्लियर है ना? इन्होंने क्या करा, मशीन आर को डिवाइड कर दिया इससे, और ये निकल जाएगा तुम्हारा, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट को मशीन आर से डिवाइड कर दिया, तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर मशीन आर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब ये जो निकालते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने 3 कॉस्ट लिखी है, तो ये किस में निकालते हैं? पर मशीन आर। ये भी किस में निकालते हैं? पर मशीन आर। और ये भी डेप्रिसिएशन पर मशीन आर। मतलब ये पता क्या करते हैं, हर एक सिंगल कॉस्ट को मशीन आर से डिवाइड, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट लिखते हैं ना वो 1 घंटे की ही लिखते हैं। आया समझ में? नहीं आया? मतलब इनको अलग अलग कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं बार बार। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, वो लगा क्या रहे हैं? जो भी इनका रेस्पेक्टिव ओवरहेड है, जो भी रेस्पेक्टिव वेरिएबल ओवरहेड बोल रहा हूं मैं, रेस्पेक्टिव वेरिएबल ओवरहेड, समझ में आ गया? अपॉन प्रोडक्टिव मशीन आवर। नहीं, वही ऊपर कर रहा है, नहीं गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ऊपर मैंने वो नहीं करा, ऊपर पहले टोटल ले लिए। अलग अलग बात तो है मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आंसर तुम्हारा वही आएगा, आंसर तो मैंने गलत बोला ही नहीं, सिर्फ फॉर मैं प्रेजेंटेशन तो चेंज कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन तो चेंज करी ना मैंने। मैं कोई ऐसा कुछ मैंने क्या बोला, तुम फॉर्मेट को लेके कंफ्यूज मत होना, तुम्हें डिवाइड करके वो निकाला स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पे एक रेट निकल गया, और यहाँ पे क्या अलग अलग कॉस्ट का अलग अलग रेट निकल रहा है। बात तो एक ही है। बात वही तो मैं तो कहता रहा हूँ, बात एक ही है, मैंने कौन सा अलग बोला? मैंने ये तो नहीं बोला आंसर बदल जाएगा। हाँ सरदर्दी पालनी,
अब तुम क्या करोगे, जब तुम इसको जोड़ दोगे, ये खाली इनको जोड़ दोगे, बस इनको जोड़ देना, तुम्हारा MHR आ जाएगा। समझ गए? आ गया? मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। आंसर यहां से भी यही आएगा और यहां से भी यही आएगा, और कोई अंतर नहीं है। बस मैंने बताया था किताबों में ज्यादातर ये देखने को मिल जाता है कि स्टैंडर्ड का एक बार में निकाल देते हैं और वेरिएबल का अलग अलग निकाल देते हैं। लेकिन तुम कंफ्यूज मत हो ना, अपने क्वेश्चन को लेके जैसे भी कन्वीनियंट हो, कोई बड़ी चीज तो नहीं है, जैसे भी कन्वीनियंट हो उसमें निकालना। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है, मुझे तो ये लगता है सीधी सीधी कॉस्ट लिखो, पूरी पूरी कैलकुलेट करो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कई बार कहते हो मशीन 1 घंटे का निकालने के चक्कर में ना अलग अलग कंफ्यूजन हो जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है, तुम्हारा मन है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, मेरा काम तो बताने का है ना, मेरे को तो पूरा बताना है ना, गाली थोड़ी ना खानी है। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन करने का तो समय नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आ जाओ, बाकी अभी चैप्टर बस खत्म। लास्ट कौन अब इसके क्वेश्चंस होंगे, खत्म। और ये लास्ट जो पढ़ा रहे हो ये थ्योरी है। सब तगड़ा चैप्टर है, सब तगड़ा चैप्टर स्टैंडर्ड, जो मुझे लगता है बच्चों की लुप लुप रहती है उसमें। और ये और कहते हैं मेजोरिटी में आता भी है स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, प्रोसेस, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया मैंने। लेकिन इन्हें बोला सबसे बेहतरीन चैप्टर, मैंने बोला स्टैंडर्ड। मान लो अगर वो 10 में 10 है तो ओवरहेड के साथ कितना होगा? ऐसा नहीं कह सकते, नहीं, स्टैंडर्ड 10 में 10 है स्टैंडर्ड का तो देखो क्वेश्चन कई बार क्या होता है 10 नंबर का, मतलब 5 का भी। अच्छा तुम वो कहना चाह रहे हो, अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक डर का माहौल बनाना चाह रहा है। मैं समझ गया, डर का माहौल बनाना चाह रहा है कि अगर ये 10 आउट ऑफ 10 है, अगर ये 10 आउट ऑफ 10 है तो अच्छा स्टैंडर्ड है तो ये है 5। लेकिन वो हार्ड नहीं है, हार्ड तो ये भी नहीं है यार। कंफ्यूजिंग है बस भैया थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कैसे पता चलो? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा लेकिन लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट तो लिखवाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कॉस्टिंग के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, अगर तुम कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चंस को उठाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कॉन्सेप्ट को लिखकर फिर क्वेश्चन उठाओगे तो आसान रहोगे। समझे? ये कहना चाह रहा हूँ। आ जाओ, लिखते आ जाओ। देखो इसमें मैं बहुत कीवर्ड्स पे काम करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटी, ये तुम्हारी किताब के अंदर भी छपा हुआ है। ठीक है, देखो इसको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए आ जाओ। एक पहले धीरे धीरे समझाते भी चलूंगा, बताते भी चलूंगा। देखो एक होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बेटा मैंने क्या बोला? इसको आप रेटेड कैपेसिटी भी कहते हो, क्या कहते हो? फटाफट क्या कहते हो? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या रेटेड कैपेसिटी भी आप इसे कहते हो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या रेटेड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आप इसे आसान भाषा में कह दो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी which is
not be achieved in normal operation। इसमें एक्चुअली लिख लो, ये सब थियोरिटिकल कैपेसिटी भी कहते हो। क्या कहते हो? इसे थियोरिटिकल कैपेसिटी इसलिए कहते हैं कि ये बस एक किताबों पे रहती है, ये सब कभी अचीव्ड नहीं कर सकते। कैपेसिटी का मतलब है क्षमता, आगे ना, क्षमता कि एक मशीन जो है वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है मैक्सिमम, या कितने घंटे चल सकती है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। बट इन्हें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि आइडल टाइम आता है। अगर मान के चलो हम बोलेंगे कि मशीन मैक्सिमम एक महीने में 500 घंटे चल सकती है, जब चलाना चाहो तो चला दो, चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस सेटअप टाइम आएगा ही आएगा। आया समझ में नहीं आया? तो इंस्टॉल कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी, थ्योरेटिकल कैपेसिटी, ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जिसे हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। आया समझ में नहीं आया? समझ में आया? अब इसके अंदर दो पार्ट कर दो, तुम इससे बहुत अच्छे समझ में आएगा। किताबों में तो सीधे किताब वो वैसे दे दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट। इसके दो पार्ट कर दो। इसका पहला पार्ट क्या होगा? प्रैक्टिकल कैपेसिटी। क्या लिख रहा हूं मैं? कैपिटल लिख दिया मैंने। प्रैक्टिकल कैपेसिटी बताओ, समझ में आ जाएगा। देखो, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, बात वही आ गई है ना। जैसे कि सेटअप टाइम, नॉर्मल डिले, संडे, जो यहाँ पे सब कुछ ले लो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो तूने बोला वो भी है। मैंने क्या बोला कि मैंने रिपेयर मेंटेनेंस सेटअप टाइम लिखवाया क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन जैसे तुमने बोला ना कि वर्कर ने काम ही नहीं करा, या वर्कर जब लंच पे जाता है तो मशीन बंद करके चला जाता है, हाँ या ना, बात करोगे नहीं हुई? तो सब कुछ सब लेते हैं यहाँ पर हम। संडे को मशीन, संडे को छुट्टी है, ये सैटरडे संडे 2 वीक्स ऑफ है, हाँ या ना, या होली दिवाली की छुट्टियां पड़ रही, किसी भी तरह की मशीन काम जब भी, पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे काम कर सकते हैं मैक्सिमम, और पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे खाली रहेगी, काम ही नहीं होगा, वो माइनस कर दो। इनकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी आ जाएगी ना, हाँ इतने तो चल सकती है मशीन, इतनी चल सकती है। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे लिख भी सकती है, यहाँ समझ में आया? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो एक्चुअली कैपेसिटी ऑफ, एक्चुअली कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी which can utilize in a period टाइम, ईयर में लिखो इन अ पीरियड। अब वो पीरियड 3 महीने का हो या 1 साल का हो, समझ गए? जो हम अचीव कर सकते हैं, जिसे हम इसे तो अचीव नहीं कर सकते ना, ये अचीव हो जाएगी। आया समझ में आया? अब लिखो दूसरे में, नॉर्मल कैपेसिटी। देखो नॉर्मल कैपेसिटी समझ में आया ना? नॉर्मल कैपेसिटी लिखो, it is the capacity of a plant oblique machine which is
expected to be utilized over a long period based on sale expectancy। समझ गए? आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है? प्रैक्टिकल कैपेसिटी का वो पार्ट जिन्हें हम सेल्स के बेस पर एक अनुमान लगाते हैं कि भाई लॉन्ग पीरियड यूज हो रहा है, बट ऑब्वियस बात है ये हर साल अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पे वर्ड जो कॉमन है वो है सेल एक्सपेक्टेंसी। भाई मुझे बताओ, जितने मशीन हम चला सकते हैं प्रैक्टिकली, क्या चलाएंगे? गारंटी है? वो डिपेंड करता है कि मेरी सेल कितनी है। जितनी भाई मार्केट में डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मेरी सेल होगी, और सेल के अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी जो मेरा एक्सपेक्टेशन में यूज करूंगा बेस्ड ऑन सेल। समझ गए? आया? क्लियर ही नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया, बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब नॉर्मल कैपेसिटी में मतलब एक तरीके से हमारी ना प्लानिंग बेस्ड है एक तरीके से, कि कितना हम यूज करेंगे आने वाले टाइम में। समझ गए ना? ओवर अ पीरियड, लॉन्ग पीरियड, आने वाले समय में जितना यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई? अब इसके अंदर फिर दो पार्ट तोड़ दो नॉर्मल में। नॉर्मल फिर दो पार्ट तोड़ दो। आ जाओ। चलो लिखो, एक्चुअल, इसका मीनिंग क्या निकला? लिखो कैपेसिटी मिटे जा। मुझे लग रहा है नया लैपटॉप लेने का समय आने वाला है। एक्चुअली अचीव्ड है क्या? अरे नहीं, बीवी ने फ्रिज मांगा है मुझसे यार। ठीक है, बात क्लियर हो गई? इसका मतलब क्या है? इधर देखो, नॉर्मल कैपेसिटी है। बात क्लियर हो गई? हमने सोचा था कि आने वाले साल में इतना यूज करना है, बट हमने एक्चुअली में इतना यूज किया है। समझ गए? बोले नॉर्मल का ही पार्ट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पार्ट ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी लिख लो फिर भी। फिर आता है हमारा आइडल कैपेसिटी। ठीक है, अब आइडल कैपेसिटी में कैसे लिखोगे? वही है कैपेसिटी which is ideal due to not effectively work। अब इसमें आइडल में दो लिख लो।
ये तुम्हें सारा याद हो जाएगा एक बार में, बोलोगे नहीं। और कैपेसिटी को लेके एक एमसीक्यू छप जाएगा, बता रहा हूँ तुम्हें। लिखो जी। ये मैं बता के जा रहा हूँ, अकाउंट्स के एमसीक्यू पकड़ना फिर भी ये आसान है। कॉस्टिंग की अगर थ्योरी के एमसीक्यू आ गए ना, लुप लुप हो जाती है। कॉस्टिंग में थ्योरी के एमसीक्यू, प्रैक्टिकल तो कर दोगे। थ्योरी के एमसीक्यू में क्या क्या करूँ क्या करूँ क्या, तब आएगा पहली बार। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों इंपॉर्टेंट है। नहीं। हाँ। है। नहीं मेरे अकॉर्डिंग नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं। करेंगे ने तो कॉस्ट का पेपर पहला वाला दिया था ना। हाँ। नहीं मैं थोड़ी ना दिया है। ग्रुप वन के लिए कर रहा था पुराने कोर्स पे, तो उसको नए कोर्स अकॉर्डिंग दो ही पेपर देने थे ना। चलो मैं अभी अभी बात करते हैं, चलो पहले तो खत्म तो कर लें। हाँ। स्कीम नहीं, वो तो कोर्स चेंज हुआ तो उसको फायदा मिला उसे। देखो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। ये नॉर्मल नॉर्मल आइडिया वही जो नॉर्मली खाली रहती है, एबनॉर्मल यानी कि किसी और कारण से, समझ गए। हैं? नहीं इनके कोई बच्चे नहीं है, बस यहाँ पर एक चीज बना लो। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, इंस्टॉल्ड और नॉर्मल कैपेसिटी, और यहाँ लिखो भाई मिट जा, घंटों लगा रहा है। देखो बात देखना, इनकी इनके जो बीच का डिफरेंस है वो है आपका नॉर्मल आइडल टाइम, सही बात है, या आप इसे कैपेसिटी भी कह सकते हैं। और आपने इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कहलाता है एबनॉर्मल। भाई देखो, अब देखो इधर देखो, इंस्टॉल्ड पहली वाली थी, इंस्टॉल्ड से लेकर नॉर्मल तक में अगर कोई भी गैप आ रहा है वो नॉर्मल कैपेसिटी है, जैसे कि सेटअप टाइम, रिपेयर, मेंटेनेंस। लेकिन हमने नॉर्मल इतना तो यूज करना चाहिए था ना जो हमने टारगेट लिया था, फिर भी कम हमारा प्लांट जो था फिर भी कम हुआ। उसके बीच का मतलब वो सारा एबनॉर्मल होता है, समझ गए। क्लियर नहीं है ये कहानी, आया, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ, बस सुन लो, लिख तो लिया ही हमने। देखो पहले मैंने बोला इंस्टॉल कैपेसिटी, इसे रेटेड कैपेसिटी, थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी कहते हैं। इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जिसे हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आइडल टाइम आता ही आता है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। फिर आते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अगर हम इंस्टॉल्ड में से क्या करेंगे, नॉर्मल आइडल टाइम हटा देंगे, मतलब जो नॉर्मल हमारा अनप्रोडक्टिव टाइम है वो हटा देंगे, तो प्रैक्टिकली हम इतना अचीव कर सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है। फिर नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हम आने वाले साल में कितना, मतलब अकॉर्डिंग टू सेल, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कितना यूज करने वाले हैं। बोलो आएंगे ना, सेल यानी कि डिमांड, क्लियर ही नहीं है। अच्छा ये ध्यान रखना, यही वाली कैपेसिटी होती है, ये भी ध्यान रखना, यही वाली कैपेसिटी होती है नॉर्मल कैपेसिटी, जिसको हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर फॉर
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, समझ गए? हम इसको ही लेते हैं। प्रोडक्शन। हाँ, जो आप लेते हो ना नॉर्मली प्रोडक्टिव आवर्स जैसे निकालते हो, तो प्रोडक्टिव आवर्स के लिए यही लेते हो आप एक तरीके से नॉर्मल को। बन गया एमसीक्यू। अब नॉर्मल कैपेसिटी में दो बातें हो गई, मतलब आपकी प्लान कितनी थी। अब इसमें क्या है, आपने इसमें अचीव कितना कर लिया वो एक्चुअल है, और जो अचीव नहीं कर पाए वो आइडल है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आइडल कैपेसिटी तो मैंने बताई थी आपको, आइडल ये कौन सी वाली आइडल है, एबनॉर्मल या नॉर्मल? टेक्निकली बताओ, एबनॉर्मल हुई ना, क्योंकि जितना सोचा था भाई, है ना, जितना सोचा था उसमें से अगर कम अचीव हुआ है आपका तो बाकी एबनॉर्मली आ रहा है ये एक तरीके से। लेकिन मैंने यहाँ पे डिफाइन दोनों कर दिए हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला जो है वो ऊपर डिफाइन हो चुका है यहाँ पर ही, इसी लेवल पे आ जाता है नॉर्मल आइडल टाइम। नीचे लिखा है उसमें नॉर्मल की जगह नॉर्मल कैपेसिटी बात वही बैठेगी ना, बट पॉइंट इधर को यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकल आ सकता है, बट प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है ना। अब सुनो, मैं आपको ये कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ। प्रैक्टिकल नॉर्मल कैपेसिटी बन सकती है, बट नॉर्मल प्रैक्टिकल बनी की ऐसा गारंटी नहीं है। अब एग्जांपल है, हम साल भर में मशीन को 5000 घंटे चला सकते हैं मैक्सिमम, बट 1000 घंटे का तो हमारा अनप्रोडक्टिव रहता ही है, तो प्रैक्टिकल कितना निकला हमारा 4000 घंटे। चला सकते हैं 5, बट 1000 घंटे का तो सेटअप मतलब एक तरीके से क्या रहता है, नॉर्मल आइडल टाइम रहता ही है, तो 4000 घंटे ही हम चला सकते हैं। आगे ना, फिर मेरा सवाल वही तो था तुमसे कि 4000 घंटे चलाओगे जरूरी है। अरे मेरे पास जो डिमांड आ रही है ना, जो मार्केट में सेल की एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को तो मैं 3000 घंटों में खत्म कर दूंगा, तो 4000 मेरा प्रैक्टिकल है। बोलो हाँ ये ना, नहीं नहीं है, लेकिन मेरा नॉर्मल क्या है 3 है। बोलो हाँ ये ना, नहीं यही तो नहीं समझ पा रहा तू, 4000 प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हुआ। लो यार मैं लिख के बता देता हूँ, बोलने से बेटर लिख दूं। देखो मैंने बोला कि मेरी मशीन 5000 घंटे चल सकती है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन 5000 घंटों में मैंने जब देखा, अरे कहाँ गया, 5000 घंटों में 1000 घंटे तो मेरा नॉर्मल आइडल टाइम है, जो कि रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि मैं अपनी मशीन प्रैक्टिकली कितने घंटे चला सकता हूँ खाली, थोड़ा लेट है ये 4000 घंटे। लेकिन मार्केट में जो आने वाले साल में मार्केट में जो डिमांड आ रही है, जो भी डिमांड आ रही है, मैंने कैलकुलेशन लगाई, उस डिमांड को तो मैं 3000 घंटों में चला के खत्म कर दूंगा। अब आया समझ में? तो मैंने क्या बोला, अब सुनो, मतलब 3000 घंटों में खत्म कर दूंगा, ठीक है हो गया ना, ठीक है, अरे भाई अब खत्म कर, होगी भी नहीं होगी। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, यहाँ हम रिस्क फ्री हैं। कहा गया, हाँ हाँ ये ना, तो मैंने क्या बोला कि नॉर्मल भी तो इसी के पार्ट है ना, ठीक है ना। अगर मान लो अगर ये भी 4 होता तो दोनों 4 है, तो मैं प्रैक्टिकल बोलूँ नॉर्मल बोलूँ, बात तो वही है। बोलो हाँ ये ना, तो यानी कि अब इतना बताना एक तरीके से, ये 5 घंटे चल सकती है, चलाऊंगा 3, तो ये जो बीच का गैप है तो आइडल टाइम बोलूंगा मैं इसे यूज ही नहीं कर सकता, कुछ तो यूज होएगी, हो ही नहीं रही ना यूज, उसे एबनॉर्मल रीजन तो नहीं कह सकते ना। अब ऑब्वियस बात है, मेरे भी जब डिमांड ही इतनी नहीं आ रही तो उसकी वजह से मशीन नहीं चल रही, तो आइडल टाइम ही तो हुआ, उसे एबनॉर्मल तो नहीं बोल सकता ना मैं, नॉर्मली कहलाएगा ना वो। ये चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। अब मान के चलो एक्चुअल में 3 में से चली कितनी, सपोज 2.5, मतलब 500 नहीं चली, तो वो एबनॉर्मल रीजन हुआ। ये जो आइडल कैपेसिटी निकली वो एबनॉर्मल निकल जाएगी, जिसके बाद निकलेगी, और जो एक आइडल टाइम कैपेसिटी होती है वो ऊपर कवर हो जाती है यहाँ पर। क्लियर है? नॉर्मल वाली यहाँ कवर हो जाती है, नॉर्मल वाली नीचे आ जाती है, लेकिन मैंने समझाया दोनों को नीचे ही एक तरीके से कि भाई आइडल कैपेसिटी 2 तरह की हो सकती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख भी लेते हैं, कंसीडर्ड
while calculating practical capacity, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, या फिर ऑब्लिक करके नॉर्मल भी लिख सकते हैं, सही बात है ना। अब आ गया कितना भी, मतलब एक तरीके से लिख लो, ऊपर देखो ऊपर, आ गया। जबकि एबनॉर्मल क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल। बोलो हाँ ये ना, इसे ऐसे भी एक्चुअल कैपेसिटी से पहले ये आ जाती है और एक्चुअल के बाद। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है मेरी बात। अब आपको समझना है, ठीक है, बढ़िया। बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। धन्यवाद टेढ़ा, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।